जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बीएड के सेकंड ईयर का जो पेपर 4 है जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा का एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि इस बार एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉप 100 एमसीक्यू बताएंगे हम आपको, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे और अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे और उसमें पास हो पाएंगे अच्छे से। ठीक है। और ये हम कई किताबों को पढ़ने के बाद ये हम इतना एमसीक्यू निकाले हैं, जो कि इसमें से एक किताब ये भी है, देख सकते हैं। तो इससे हम क्या है कि कई किताबों का निचोड़ आपको एक थोड़े से छोटे से 20-25 मिनट के वीडियो में आपको दे देंगे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय जो DDU गोरखपुर है, उसके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रख के बनाया हुआ है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न आया था, क्वेश्चन आया था कि सर एग्ज़ाम क्या इस बार एमसीक्यू होगा। देखिए, ये अभी क्लियर नहीं है कि एमसीक्यू ही होगा कि सब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? देखिए, अभी तक हम लोग 3 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे थे, जो कि सब्जेक्टिव होता था, और कोई भी सब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम रहता है। बट इस बार क्या है कि यूनिवर्सिटी ने 1.5 घंटे का टाइम दिया है कि 1.5 घंटे में एग्ज़ाम लेना है। तो 1.5 घंटे के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव लेना पुराने पैटर्न पे बहुत ही मुश्किल काम है। तो इससे लोगों का ये अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव देगा, लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी देंगे। तो अभी इस पर अटकलें चल रही हैं कि क्या होगा। अभी 2-4 दिन में हो सकता है क्लियर हो जाए, यूनिवर्सिटी कुछ बता दे कि हाँ ये बीएड वालों के लिए पैटर्न है। हाँ, अभी कुछ BA BSc का जो एग्ज़ाम ले रहा है वो एमसीक्यू ले रहा है, तो उससे कोई कंपेयर करने की बात नहीं है। BA और BSc अलग चीज़ है, बीएड अलग चीज़ है। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उनका होम सेंटर है, कि उनका ये एमसीक्यू है तो हम लोग का भी ऐसा, मतलब बीएड वालों का भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बीएड का क्या है, वो टीचिंग का ट्रेनिंग है, तो टीचिंग के ट्रेनिंग के लिए आप उनको एक स्टूडेंट की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। ये लोग छात्र नहीं है, ये छात्र अध्यापक कहलाते हैं। तो छात्र और छात्र अध्यापक में डिफरेंस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका एमसीक्यू हो रहा है तो अपना भी एमसीक्यू होगा, लेकिन हाँ, उम्मीद लगाया जा सकता है कि उनका हुआ तो अपना भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। तो आप लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते रहिए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव होगा। बट एक चांस ये भी बन सकता है कि 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव हो जाए। जैसे 100 नंबर का है तो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, या 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ऐसे भी हो सकता है, 70-30 का भी रेशियो हो सकता है। ठीक है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे बराबर ध्यान बनाए रखें, साथ में एमसीक्यू भी तैयार करते रहें, क्योंकि एमसीक्यू तो रहेगा, या तो पूरा एमसीक्यू रहे या तो थोड़ा एमसीक्यू रहे, क्योंकि टाइम घटाया है तो पूरा सब्जेक्टिव देना मुश्किल है। ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप एमसीक्यू करें, क्योंकि एमसीक्यू क्या है, मैथ की तरह नंबर देता है। मैथ की तरह नंबर बोले तो इसमें क्या है, जो सही हुआ तो सही नंबर मिल जाएगा पूरा, जो गलत हुआ तो 0। मैथ में भी यही होता है, अगर क्वेश्चन सही है तो पूरा नंबर, गलत है तो 0 नंबर। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 टॉपिक है, उसमें हम मान लीजिए 2 टॉपिक भूल गए, 8 ही टॉपिक लिखे, तो 8 टॉपिक में कम से कम 7 नंबर 8 नंबर मिल जाता था, 6 नंबर मिल जाता था। ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 10 में से 4 सही किए तो 4 ही नंबर मिलेगा, इसलिए नहीं कि कुछ उसके आसपास, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। जो है सो है मिलेगा, नहीं तो नहीं, गलत है तो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि पेपर 4 आपका तैयार हो जाए, जनसंख्या एवं पर्यावरण, तो इसको आप वीडियो पे पूरा बने रहिए। इसमें हम कुछ चुनिंदा जो टॉप 100 क्वेश्चन हैं, ये हमने 2-3 बुक से तैयार किए हैं और उसका निचोड़ आपको दे रहे हैं। समझिए कि हम उसमें बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगा है, लेकिन आपको 20 से 25 मिनट में ये सारा क्वेश्चन आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। तो इसको वीडियो में बने रहिए लास्ट तक देखिए। आइए हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पेपर 4 जो बीएड सेकेंड ईयर का है, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है वीडियो। तो जो लोग इस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो इस बार उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एमसीक्यू तैयार कर लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि सारा क्वेश्चन आए, जो कि अभी हम बताए ही। तो आइए हम देखते हैं
जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी उसका फ़ायदा ले सकें, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद से ये निचोड़ निकला है। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। अभी पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में फिर 50 देंगे। 100 क्वेश्चन से आपका किसी तरह से 30-35 क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जनरल है। इसमें आप अपना दिमाग भी लगा के यूज कर सकते हैं, कुछ पर्यावरण के बारे में, कुछ जनसंख्या के बारे में, जो कि हम लोग बहुत चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में याद कर लेना है ताकि जो अपने काम का है वहाँ पे सही हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, जो कि 8-9 क्लास में भी ये सब पढ़ाया गया है, जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनको मालूम भी होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव वो है जो कि कार्बन, जैसे सूर्य से रोशनी आई, प्रकाश आया सूर्य पृथ्वी पर, और ये वापस नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेयर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारा है, तो वो क्या है कि इनको रोक लेता है। तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी तो आते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वजह से वापस नहीं जा पाती है, जिससे कि हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। इसी चीज़ को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसको हम लोग आर्टिफिशियल बनाते हैं, बहुत जगह ग्रीन हाउस इफेक्ट करके खेती वगैरह भी होता है जहाँ पे ज़्यादा धूप होता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। ये रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। अब कैसे इसको याद करेंगे? देखिए, याद करने का मतलब है, जैसे अपना बैटरी मोबाइल है, बैटरी क्या होता है, ग्रीन रहता है। जैसे डिस्चार्ज होने लगता है, 10% बचेगा या 20% आएगा, 20%, तो रेड हो जाता है, तो रेड लाइन आ जाता है, अरे भैया अब खत्म होने वाला है बैटरी। तो रेड लाइन को एक तरह से हमें डेड लाइन की तरह समझना चाहिए। तो ये जो रेड लाइन दिखाता है ना बैटरी में, 20% से नीचे आते ही रेड हो जाता है बैटरी का सिंबल, तो हम ये मान लेते हैं अरे मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, बैटरी चार्ज होना चाहिए। वैसे ही यहाँ भी है रेड डाटा बुक, मतलब यहाँ कुछ न कुछ डाटा का है संबंधित, और रेड हो रहा है। रेड का मतलब कि वो जो डेटा है खत्म होने के उसमें है, मीन्स ऐसे जीव जो विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनसे संबंधित रखता है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के बारे में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है। देखिए, ग्रीन पीस, इसका है ग्रीन, भाई ग्रीन तो पर्यावरण क्या है, ग्रीन है, एनवायरनमेंट अपना ग्रीन है, तो इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि भाई ग्रीन है तो उसी से कोई भी नाम रखा जाता है तो उससे रिलेटेड ही रखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ग्रीन पीस रखा हुआ है। ग्रीन पीस का मतलब हुआ कि पर्यावरण योजना, मैंने पर्यावरण के नाम से, पर्यावरण के लिए कोई भी योजना चली तो गवर्नमेंट भी या कोई भी आदमी कोई भी योजना का नाम उसी से रिलेटेड रखता है। तो पर्यावरण क्या है, ग्रीन होता है, हर चीज़ ग्रीन है, तो इस वजह से इसको हम ग्रीन पीस कहते हैं। तो ग्रीन पीस क्या है, ये पर्यावरण योजना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ये भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया। मतलब विश्व वन्य जीव कोष है, उसके द्वारा प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया था। ये याद कर लीजिएगा, पांडा। पांडा ऐसे जनरली हम लोग को कहीं और उसमें नहीं आता, लेकिन यहाँ पे उस सिंबल के रूप में लिया गया है, जो कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा है ना, प्रतीक के रूप में लिया गया था। ठीक है, पांडा को, विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा। ठीक है, प्रतीक के रूप में पांडा को लिया गया। छठा क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया। तो वन महोत्सव प्रारंभ किए थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव को प्रारंभ किया। ठीक है, याद कर लीजिएगा नाम, के.एम. मुंशी, उन्होंने वन महोत्सव को प्रारंभ किया था। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उनके क्षरण होने के मुख्य कारक क्या हैं। देखिए, ताजमहल का पीला पड़ना, ताजमहल अभी देखेंगे पहले बहुत चमकीला था, आज के डेट में थोड़ा तो उसका कोई भी चीज़ समय के साथ ख़राब होती है, तो भाई ताजमहल है तो भी ख़राब होगा, कुछ ना कुछ वातावरण का इफेक्ट तो आएगा, ऐसे तो है नहीं कि हमेशा चलता ही रहेगा कोई चीज़। तो ताजमहल भी समय के साथ ख़राब हो रहा है। किस वजह से ख़राब हो रहा है, इसका रीज़न ये है एसिडिक रेन, अम्लीय बारिश। अम्लीय बारिश क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ गाड़ी से या जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं वगैरह हो रहा है, सब ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है, ऊपर तो चला नहीं जाता ना, अंतरिक्ष में तो नहीं जाता, कहीं ना कहीं भारत मतलब ये अर्थ के ही इन्वायरमेंट में ही रहता है, ऊपर अटका रहता है। ठीक है, ये सारे पॉल्यूशन, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सब ऊपर जाके अटका हुआ रहता है। ठीक, अब उसके बाद जब भी बारिश होती है, तो जो स्टार्टिंग की बारिश होती है, शुरुआत की बारिश में वो सब कण जो है पॉल्यूशन वाले, वो बारिश के साथ नीचे आते हैं, तो वो वाटर जो है ना, पानी है, पानी के साथ वो रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन करके वो अपना अप्रोप्रिएट उसी के अकॉर्डिंग वो एसिड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम एसिडिक रेन कहते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक एसिड बना लिया, तो वो सब क्या है, वो एसिड आकर और जिस पे भी पड़ेगा, जैसे आप अगर मान लीजिए पहली बारिश दूसरी बारिश में अगर भीग जाते हैं तो आपके शरीर में खुजली होने लगेगा। तो खुजली होने का मतलब, जैसे आप खान सर का वीडियो देखे होंगे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि
भीग जाने दो बरसात में, फिर खुजली होगा तो घूमते रहना। बताएं, आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ है कि खुजली इसलिए होगा कि एसिडिक है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आ गया शरीर में, स्किन पे आ गया, स्किन को डैमेज करेगा, दिक्कत देगा। ठीक है, तो इसलिए भीग जाने दो पहली बरसात में। ये केवल गाना में है, रियल में करेंगे तो खुजली से परेशान हो जाएंगे। तो वही चीज़ जो अगर किसी उस पर पड़ गया, जैसे मान लीजिए ताजमहल की बात हो रही है, ताजमहल पे पड़ा, तो ताजमहल क्या है? ताजमहल बना है मार्बल से। मार्बल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना। तो कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से मिलकर उस पर पीले कलर का दाग धब्बा बन जाता है, और वो उसमें से उसका जो कैल्शियम है झड़ने लगता है। ठीक है, तो उस कैल्शियम भी झड़ाता है और उसके साथ कलर भी चेंज करता है। तो यही चीज़ है, इसी वजह से उसका क्षरण होता है और वो पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो एसिड के से कैल्शियम का रिएक्शन होने से उसका क्षरण होता है और उसका कलर भी पीला पड़ जाता है। इसलिए ताजमहल का पीला पड़ने का और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में कहाँ स्थित है? तो यूएस की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। तो कहाँ है? विस्कॉसिन में। विस्कॉसिन यूएस में, विस्कॉसिन एक जगह है जहाँ पे वो इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स स्थित है। ठीक है, उस इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में विस्कॉसिन में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? देखिए, फोटोकॉपी मशीन है, उसमें ओजोन गैस निष्पादित होती है। ये याद करने का क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझने वाली नहीं है। फोटोकॉपी मशीन है तो ओजोन गैस वहाँ से निकलता है। ठीक है, ओजोन गैस क्या है? O3 इसका सिंबल है, O3। O2 है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन है। O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन आ गया तो O3 हो गया। O3 तो होता है ओजोन, और कुछ नया थोड़ी है। O3 है ओजोन का फार्मूला क्या है? O3। वो ऑक्सीजन से ही बना होता है। ठीक है, और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। ओजोन का परत जो है ना, बहुत ही हमें हार्मफुल रे से बचाता है। जो सन से, सूर्य से जितने भी नुकसान देने वाले किरण आते हैं, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, वो ओजोन लेयर जो सबसे ऊपर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारे धरती पे पराबैंगनी किरणें नहीं आती है और हम लोग थोड़ा सुकून से हैं। नहीं तो कब का हम लोग जल के और बर्बाद होकर रहते हैं। हम लोग की स्किन डिजीज और क्या क्या डिजीज होते रहते हैं, और अब होगा भी, क्योंकि ओजोन परत में अब छेद हो रहा है, इतने पॉल्यूशन हो रहे हैं। ओजोन परत में छेद का मतलब थोड़ी ना वहाँ कोई होल कर रहा है। ओजोन की परत कमजोर पड़ रही है, पराबैंगनी किरणों को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उतने अच्छे से अवशोषित नहीं कर पा रही है। ये रीजन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो फोटोकॉपी मशीन में समझ में आ गया कि कौन सी गैस होती है? ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है, 73% के आसपास है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है, 21% के आसपास है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सब, ये सब 1-2% के आसपास में, उसी में सब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? वन प्रदेश, मध्य प्रदेश। याद करने का तरीका बता रहे हैं। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। देखिए, वन जहाँ कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ का एरिया ज़्यादा हो। अब दिल्ली का एरिया इतना छोटा है, उसमें कितना मध्य प्रदेश में दिल्ली जैसा कितना जगह आ पाएगा? तो वहाँ थोड़ी कुछ ऐसा चीज़ ज़्यादा हो सकता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा वहीं होगा जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो। अब उसमें भी ज़्यादा हो तो जहाँ पे हर चीज़ उसके अनुकूल हो। पता चला राजस्थान का भी क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन वहाँ तो सब रेगिस्तान पत्थर है, तो वहाँ थोड़ी ना वन होगा। थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? पहले तो आइए जान लेते हैं CFC क्या होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका यूज है कहीं भी कूलेंट के रूप में होता है। कूलेंट मतलब कहीं भी कोई चीज़ को ठंडा, मतलब इसको अगर लगाएंगे, टच करेंगे तो थोड़ा ठंडा महसूस होगा, फील होगा। जैसे आप डीओ वगैरह लेते हैं ना, डीओ लगाते हैं तो थोड़ा सा कूलिंग जैसा फील होता है ना, वही। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तब समझ जाइए, जहाँ कूल करने की ज़रूरत हो वहीं होगी। कहाँ होती है कूल करने की जगह? आइए देखते हैं। स्प्रेकैन डिस्पेंसर, स्प्रे करने वाले डिस्पेंसर, या वातानुकूलन जो एसी होता है, एसी के अंदर जो पाइप लगी होती है, उस पाइप में यही CFC भरा जाता था। आज के डेट में कुछ और उसका रिप्लेसमेंट आ गया है, क्योंकि CFC जो है ना, ओजोन परत को बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। इतना ज़्यादा नुकसान करता था कि ओजोन परत अब खाली होने पे आए। तो फिर यहाँ से हम लोग उसको CFC का जो कि बैन लगाया गवर्नमेंट कि भाई आप CFC यूज़ मत करिए, बहुत ही नुकसान है पर्यावरण की दृष्टि से। तो उसकी जगह पे दूसरा चीज़ यूज हो रहा है। बट पहले ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता था। हर जगह, हर एसी में वही यूज होता था। रेफ्रिजरेटर में भी यूज होता था। रेफ्रिजरेटर के पीछे देखे होंगे ऐसे कॉइल टाइप में पतली पतली पाइप होती थी, उसी पाइप में ये CFC भरी होती थी। ठीक है, तो उसमें भी यूज होता था। आज के डेट में भी बहुत कम यूज होता है, क्योंकि हार्मफुल है। हेयर स्प्रे, देखिए स्प्रे वाली चीज़ आ गई ना, स्प्रे, उसमें से भी लगाएंगे। कोई भी स्प्रे करते हैं थोड़ा ठंडा लगता है ना, उसका भी रीज़न अलग है क्यों ठंडा लगता है। लेकिन आप अभी CFC के लिए जान लीजिए कि वहाँ CFC यूज होता है, उसके वजह से ऐसा फीलिंग होता है। सेविंग क्रीम में भी देखिएगा, आप सेविंग करेंगे तो थोड़ा सा ठंडा टाइप में लगेगा।
वहाँ, क्योंकि हम जब ब्लेड लगाते हैं तो यहाँ फ्रिक्शन होता है और यहाँ घर्षण होता है, जलन होता है। जलन होने से थोड़ा सा शेविंग क्रीम ठंडा रहेगा, ठंडा किस वजह से, CFC की वजह से, तो थोड़ा सा हमको अच्छा फील होगा, इसलिए इसको मिलाया जाता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन आदि में, सौंदर्य प्रसाधन के तो भाई आप लोग ज्ञाता ही हैं, जो भी है क्रीम पाउडर वो सब में भी इसमें यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, याद कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है? केन्या में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अभी बताएं? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? सूरज से किरणें तो आती हैं लेकिन वापस नहीं जाती है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो वापस जब नहीं जाएगी तो क्या होगा भाई? नीचे का जो धरती है वो गर्म होगा, तो गर्म होने से धरती पे बहुत सारे बर्फ़ भी हैं, तो बर्फ़ से क्या होगा? बर्फ़ पिघलेगा, गर्मी मिलेगी तो पिघलेगा। तो वही लिखा है ग्लेशियर। ग्लेशियर को बोलते हैं बर्फ़ का पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर बोलते हैं। तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा, इसका ही इफेक्ट होगा बस। ठीक है, सोचने की वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर उसमें ढूंढ सकते हैं। इसीलिए कोई भी MCQ होता है ना तो उसमें टाइम कम दिया जाता है। कम इस देने का ये कि भाई सोच के तो कोई भी कर लेगा, अच्छा इसका ऑप्शन A नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, तो चलो D होगा। ऐसे लोग भी तुक्का लगाते हैं। तो इसमें टाइम इसलिए कम दिया जाता है कि भाई कम टाइम रहेगा तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, जिसको याद रहेगा वही करेगा। और माइनस मार्किंग का भी कंसेप्ट कहीं कहीं रहता है MCQ में कि भाई जो गलत लगाया है तो सही वाला तो नहीं मालूम है, गलत वाला भी नहीं मालूम है, इसलिए उसका गलत हुआ तो इसलिए उसका नंबर काटते हैं। ठीक है, खैर अपने यहाँ तो माइनस मार्किंग नहीं होगा जो भी एग्ज़ाम है। ठीक है, B.Ed के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा, अगर हो जाए तो भाई लक चांस है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम ग्लेशियर पिघलने लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? देखिए फिर आ गया मध्य प्रदेश का नाम। मध्य प्रदेश को याद कर लीजिए, 2 क्वेश्चन में आ रहा है। टाइगर राज्य के रूप में कौन है? मध्य प्रदेश। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश। और क्यों टाइगर राज्य है, अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। किसी को टाइगर राज्य के नाम का दर्जा दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ टाइगर से रिलेटेड है। अब क्या रिलेटेड है आप सोच सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस ये है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है तो पर्यावरण दिवस तो मालूम होना चाहिए, 5 जून। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? पर्यावरण का रक्षा, पर्यावरण किससे रक्षा होगा, किससे रक्षा होता है? सोचिए। देखिए बारिश के मौसम में देखेंगे कि सारा पेड़ पौधे हरा भरा दिखता है, लेकिन यही गर्मी के मौसम आते हैं पतझड़ होने लगेगा, सूखने लगेगा, पेड़ पौधे जो छोटे छोटे पौधे हैं वो सूखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर सूरज का हीट पड़ेगा। ठीक है, तो सूरज के हीट को कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? मैक्सिमम हीट को रोक लेता है ऊपर, उससे छलने के बाद ही आता है। तो पर्यावरण की रक्षा ओजोन परत करती है। ठीक है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणें और भी जो भी नुकसान वाली किरणें हैं उसको रोक लेती है। उसको रोकने से क्या है कि जो सूरज की प्रकाश की जो गर्मी है कुछ लिमिटेड ही आ पाती है, इसलिए पर्यावरण की वो रक्षा करता है। पर्यावरण रक्षा कवच ओजोन परत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सर्वाधिक जैव विविधता, जैव चीज़ों में विविधता, मैंने थोड़े थोड़े जगहों पे जैविक चीज़ों का बदल जाना, विविधता मतलब बदल बदल के जाना, तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय, देखिए यहाँ विश्व नहीं पूछा, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर, महाराष्ट्र। भाई राष्ट्रीय है तो इंडिया में कहीं ना कहीं होगा ना, ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन किस में था? पर्यावरण से था, वनों से था, वनों की कटाई हो रही थी, तो उसमें क्या है, चिपको आंदोलन उस समय क्या किया गया, मतलब पेड़ से लोग चिपक जा रहे थे, काटना है तो पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटो, इस तरह करके वनों को बचाया गया था चिपको, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया, क्योंकि लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो भाई ये सब गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब क्या है? गैस है। तो गैस कौन सा प्रदूषण करेगा? गैस थोड़ी ना जो जमीन में ले जा रहा है वो तो वायु प्रदूषण नहीं करेगा, वायु के साथ मिला रहेगा तो वे वायु प्रदूषण करेगा। गैस वगैरह जो है वायु प्रदूषण करते हैं, लिक्विड वगैरह है वो सब क्या है? जल प्रदूषण करते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का आउटलेट है, फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड के रूप में निकल रहा है तो कहीं ना कहीं नदी में बहाया जा रहा है, पोखरे में, तालाब में छोड़ा जाता है,
तो पानी को प्रदूषित करेगा ना। और जो गैस वगैरह वायु में छोड़ा जा रहा है तो वायु को प्रदूषित कर रहा है। सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ओजोन क्षयकारी गैस, अभी आपको पता है ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षय कौन करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, तो आप घूमिएगा नहीं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन को अगर पकड़ लिए तो उससे 2-3 क्वेश्चन भी घुमा कर पूछे तो आप जान सकते हैं, ठीक है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को छेद करता है या क्षय करता है, कैसे भी आ जाए तो वही लगाना है, ठीक है। मीन्स ओजोन का रिलेशन क्लोरोफ्लोरो है, एंटी है। जहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुँचा, CFC पहुँचा, ओजोन को मार डालेगा, काट डालेगा, हटा देगा, ठीक है। तो इसलिए CFC गैस का इसीलिए बैन भी लगा है, क्योंकि ओजोन परत को नुकसान कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, परऑक्सीएसेटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह एक कई गैसों का मिश्रण है। पैन, ये कई गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ रासायनिक गैसें होती हैं जिससे कि वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए कौन कौन सा आता है। प्रकाश रासायनिक धुआं, इसका नाम है प्रकाश रासायनिक धुआं। और ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? जोहन्स उसमें, ये लॉस एंजलिस में देखा गया था, अमेरिका, लॉस एंजलिस। कब देखा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मतलब उस टाइम इतना गोला बारूद चला था कि ये परऑक्सीएसेटिल नाइट्रेट, वहाँ पे इतना धुआं बादल जैसा दिखने लगा, धुआं, तो उसको नाम दिया गया पैन परऑक्सीएसेटिल नाइट्रेट, ठीक है। तो यह एक वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक में इसमें क्या क्या होगा? कई सारे गैस का मिश्रण है। जैसे ये प्रकाश रासायनिक धुआं, या इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहा जाता है। इसमें रासायनिक धुआं होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, एल्डिहाइड होता है, ओजोन होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये सब प्रदूषक का, कई प्रदूषक का ये मिश्रण है, ठीक है। तो कई प्रदूषक का मिश्रण है। ये भी मतलब गैसियस फॉर्म है, गैस के रूप में है। तो गैस के रूप में क्या है? किसको प्रदूषण करेगा? वायु को। तो परऑक्सीएसेटिल नाइट्रेट वायु प्रदूषक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? भाई इंदिरा गांधी का नाम रहा तो कहीं ना कहीं भारत में ही होगा, तो ये सोचने वाली बात है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित नगर मैक्सिको सिटी, ठीक है। याद कर लीजिए, मैक्सिको सिटी। सब जगह जाइए घूमने, वहाँ मत जाइए, जाएंगे बीमार होके आएंगे, ठीक है। तो बीमार होने, भाई पढ़ने से फ़ायदा हो रहा है ना कि भाई कहाँ जाना चाहिए घूमने, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिको सिटी क्या है? विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। तो वहाँ घूमने का प्लान अगर कोई बना रहा है तो मत बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आइए आगे देखते हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पूरा बने रहिए। आपका अगर ये क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं, ये 50 क्वेश्चन का सेट है, इसमें अगर पूरा आप देखते हैं तो आपका कम से कम 15-20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और अगला फिर नेक्स्ट हम पार्ट बनाएंगे 50 का, तो उसको दोनों से मिला के 25, 30, 35 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। और इसमें कहाँ से आएगा क्वेश्चन? इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, और क्वेश्चन बनेगा भी तो आप आसानी से कर भी सकते हैं। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आदमी को पता रहता है, जो कि आप 9th 10th 11th 12th में सब पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन ये देख लिए, मैक्सिको सिटी विश्व का प्रदूषित नगर है, प्रदूषित शहर है। 26, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को नापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसका नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। इंदिरा गांधी वाला था वो भी देहरादून, ठीक है। तो याद रखना, देहरादून 2 बार आ गया, ठीक है, याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? बता चुके, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस की। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। देखिए ग्रीन हाउस का कई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस डिटेल में बता चुके हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लेशियर में था, ग्लेशियर पिघल जाएगा, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन की में ग्रीन हाउस गैस की मुख्य भूमिका होती है। ग्रीन हाउस गैस वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है, ठीक है। भारतीय वन, भाई वन प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश। तो वन का प्रबंधन कहाँ से होगा? सबसे ज़्यादा जहाँ पर लो भाई तुम्हारे पास ये सबसे ज़्यादा वन, तो तुम ही प्रबंधन करो, मैनेजमेंट करो, ठीक है। प्रबंधन क्या मैंने, वन प्रबंध कहाँ है? तो भोपाल में है, ठीक है। तो इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश, तो उसका जो वन प्रबंध का संस्थान कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित को आर्टिफिशियल बोलते हैं,
और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल जो मानव बना के भेजता है अपने अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे मौसम विभाग की जानकारी कहाँ से मिलती है, मानव अपना वैज्ञानिक लोग बना के भेज दिया है और निगरानी करते रहता है, कब कहाँ मौसम कैसा है उसकी सूचना देते रहता है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थापित होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह है ये ब्रह्म वायुमंडल में, ब्रह्म वायुमंडल में, ठीक है। इस पृथ्वी का ये आउटर पार्ट पे है ब्रह्म वायुमंडल, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा। भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 है, ग्रीन हाउस प्रभाव कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? भाई बहुत आसान से है, बढ़ता है घटता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई आसान है, बढ़ता है ना, तभी तो ग्लेशियर का बर्फ पिघलेगा तो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखो फिर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका आंसर है क्लोरीन, क्लोरीन एंड कार्बन, CFC है ना, क्लोरीन और कार्बन का मिश्रण है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्लोरीन 2 बार लिख दिया है, क्लोरीन और क्लोरीन एवं कार्बन, ठीक है। मीन्स क्लोरीन होता है और क्लोरीन और कार्बन का ये यौगिक होता है, इन दोनों का मिश्रण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में। भारत सरकार द्वारा, जो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया। जब देखा कि पर्यावरण का बहुत क्षय हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए अलग से एक विभाग बनाया, अलग से एक डिपार्टमेंट बना के कब बनाया? 1980 में। और वो पर्यावरण का देखरेख करता है, कहीं कोई इसका नुकसान तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी देखेंगे कोरोना में पर्यावरण की वजह से ऑक्सीजन की कमी लोगों को फील हो रही थी कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए। तो जो लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो यही सब परिणाम देखने को मिलेंगे ना। तो पेड़ लगाइए और उसको थोड़ा सा अपना ऐसा कुछ करिए कि भाई पर्यावरण दूषित ना हो, ठीक है। क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी हमारा कल भी अच्छा रहेगा, ठीक है, फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो इसका विभाग कब बना? 1980 में। 36 क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? पर्यावरण का दुश्मन है यूकलिप्स। जो यूकलिप्स लगाते हैं ना लोग, कि फटाफट पैसा देता है कि लगाए और कुछ दिन में ही तैयार हो जाता है, उसको लोग बेच देते हैं, लेकिन ये पर्यावरण का दुश्मन है। दुश्मन क्यों भाई? दुश्मन कौन होता है? जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए। ये क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। कई जगह इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं, ठीक है। यूकलिप्टस देखे होंगे, पतला लंबा सा ट्री होता है, एकदम हाइटेड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये बंगलौर प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ये बंगलौर में है, कर्नाटक में है बंगलौर। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बंगलौर में है। कहाँ पे है? बंगलौर में। क्या है बंगलौर में? पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये बंगलौर में। बंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये तो साइंस का कोई स्टूडेंट होगा तो ऐसे ही बता देगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब बिखराव, प्रकाश के बिखराव के कारण। प्रकाश में बहुत सारा, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होता है, तो 7 रंग में सबसे पहले बिखर जाता है नीला कलर। तो जो आसमान में नीला है ना, वो पहले बिखर गया। सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है, ऊपर ही नीला कलर बिखर गया, क्योंकि सबसे पहले बिखरता है। तो आप आसमान ऊपर देखते हैं तो नीला नीला दिखाई देता है। बाकी जो रेड टाइप का कलर है, रेड और नीचे आते हैं येलो कलर का जो है, ऑरेंज कलर का जो है, वो ज़्यादा दूर तक आते हैं, तो नीचे आते आते वो भी थोड़ा सा बिखरने लगता है। तो जो रेड वाला है थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में हो जाता है, इसलिए हमें धूप जो है थोड़ा पीला टाइप में दिखता है, येलो टाइप में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमें धूप जो आता है नीचे वो हल्का पीला टाइप में दिखता है, क्योंकि रेड कलर सबसे दूर तक जाता है और नीला, जो नीला या नीला के आसपास के कलर हैं वो पहले ही बिखर जाते हैं, और रेड या रेड के आसपास वाले वो ज़्यादा दूर तक आने के बाद बिखरते हैं, ठीक है। इसलिए धूप हमें मिला जुला पीला दिखता है, येलो टाइप में, और आसमान हमें नीला दिखता है, ठीक है। अलग और भी क्वेश्चन है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, तो उसका भी यही रीज़न है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण के मापने के लिए की जाती है? अभी हम लोग पढ़े हैं जल प्रदूषण किस चीज़ से नापा जाता है, अभी उल्टा क्वेश्चन आ गया कि बायो ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण, बायो ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा जल प्रदूषण से है। यही क्वेश्चन को बस उस बार आंसर को क्वेश्चन बना दिया, अब इस बार क्वेश्चन को आंसर बना दिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में है, पौधे अपने खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे अपने खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वातावरण से लेते हैं, और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए, भाई पौधा क्या है, सांस लेने के लिए क्या देता है? ऑक्सीजन। मीन्स पौधा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिया, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, मीन्स खाना बनाता है, तो उस टाइम वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में ऑक्सीजन मुक्त करता है, और वही ऑक्सीजन हमारे लिए काम में आता है। इसलिए बोलते हैं लोग कि पौधे लगाओ, पेड़ पौधे जितना ही ज़्यादा रहेगा
उतना ही ऑक्सीजन हम लोग को मिलता रहेगा और ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, बदले में हमें कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और बदले में ऑक्सीजन देता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? देखिए विश्व का नाम आ रहा है, तो विश्व का नाम आ रहा है तो आप भारत में से बाहर भी हो सकता है, भारत में भी, लेकिन ये स्विट्जरलैंड में है। विश्व का नाम आ रहा है विश्व वन्य संरक्षण कोष, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, विश्व वन्य संरक्षण कोष। वन्य आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, जितने भी काला धन है स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में लोग इकट्ठा करते हैं। स्विस बैंक मतलब स्विट्जरलैंड का बैंक। ठीक है, तो वो भी क्या है, कोष है। ये भी क्या है, विश्व वन संरक्षण कोष, ये भी कोष है। तो कोष से कोष आप समझ जाइए कैसा, ये भी कोष मतलब काला धन का ये जो कोष है वो स्विट्जरलैंड में लोग जमा करते हैं, स्विस बैंक में। तो ये भी क्या है, वन्य संरक्षण कोष स्विस बैंक में। कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, एक टेक्निक बता रहे हैं याद करने का। ठीक है, 42 विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको केवल और केवल रटना है, याद कर लेना है। ठीक है, 2-4 दिवस है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, उसको याद कर लीजिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। ठीक है, 43 ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? आंसर है 65 डेसिबल। मीन्स अगर ध्वनि 65 डेसिबल से ज़्यादा हो गया, मतलब इससे इसके आसपास है तब तो ठीक है। इससे जहाँ डिफरेंस हुआ कि वो ध्वनि आपके लिए प्रदूषण माना जाएगा। प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषण में क्या है भाई, जो कान को अच्छा ना लगे वो ध्वनि प्रदूषण है, जो कान को अच्छा लगे वो म्यूजिक है। ठीक है, तो जो कान को सुनने में अच्छा लगे उसको बोलते हैं म्यूजिक, जो कान को सुनने में अच्छा ना लगे, इरिटेट करे, तो हो गया ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इसका जो डेसिबल है 65 डेसिबल से, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल जो है 65 डेसिबल या इससे ज़्यादा है तो उसको ध्वनि प्रदूषण मानते हैं। ठीक है, 65 डेसिबल से आसपास होगा तो उसको ध्वनि प्रदूषण में मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। मतलब जो हमारे आसपास जो एयर है, ये सब जो पेड़ पौधे हैं, सब जो चीज़ें हैं जो हमसे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम लोग हैं, वो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब है। मतलब क्या, वहाँ का इन्वायरमेंट, कहीं का इन्वायरमेंट अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, सुकून होगा, ज़्यादा खुला जगह होगा, हवा अच्छा होगा। और जहाँ पर्यावरण अच्छा नहीं है मतलब वहाँ गाड़ी धुआं धक्कड़ यही होगा। ठीक है, ये है। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमारे वो अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। CNG का फुल फॉर्म क्या है? CNG पहले आप जान लीजिए होता क्या है। CNG ये एक टाइप का गैस है। ठीक है, जो कि आजकल की जो गाड़ी है ना, पेट्रोल की जगह पे गैस वाली जो गाड़ी है उसमें वही भरा जाता है CNG। ठीक है, इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो CNG गाड़ी होती है ना उसमें यही गैस भरा होता है, इसी से गाड़ी चलती है। जैसे दिल्ली वगैरह में DTC वगैरह देखे होंगे, CNG गैस, CNG वाले में वहाँ पे पेट्रोल डीजल की जगह पे CNG भरा जाता है। आजकल छोटे छोटे गाड़ियों में भी CNG सिस्टम आ गया है। ठीक है, इससे क्या है, प्रदूषण बहुत ही कम होता है। 46 सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? खजूर सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना है खजूर। ठीक है, इसे देखते हैं तो खजूर कभी उसको देखेंगे तो एकदम सब बढ़िया मीठा लगता है, इसका चीनी वगैरह भी बनता है। ठीक है, तो खजूर सबसे पुराने, बहुत पहले से ही उसको उगाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष खजूर। 47 राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो इसका आंसर है 33%। मतलब 33% पे वन होना ही चाहिए, तब जाके 67% के लोग जो रह रहे हैं वो सकुशल रह पाएंगे। जहाँ ये रेशियो गड़बड़ हुआ वहाँ कुछ ना कुछ भयंकर बीमारी कोरोना टाइप का आएगा और लोगों को ले जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा पर्यावरण हो, नहीं ये है कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम ना होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? कम से कम 33%। 48 क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। याद रख कर लीजिए, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी का जो दिवस है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 सफोकेशन क्या है? सफोकेशन नहीं, सफोकेशन बोलते हैं यार बहुत सफोकेशन, जैसे बंद कमरे में चले जाइए तो लोग बोलते हैं सफोकेशन हो रहा है। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको सफोकेशन बोलते हैं। सांस लेने में दिक्कत होगी, जैसे कहीं ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, तो भीड़ भाड़ होगा तो जगह भर गया, और वहाँ जगह भर गया, सभी लोग सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वहाँ ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। तो वही है, वही खुले जगह में कितना भीड़ है, सफोकेशन नहीं होगा। सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी को सफोकेशन कहते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 50
बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ये तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये अपने प्रदेश का क्वेश्चन है, तो ये तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो यही तक अपना ये 50 क्वेश्चन पूरा होता है। वीडियो पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग और जो भी चाहिए कि किसी और भी पेपर का कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम बनाएंगे। ठीक है, अभी तो हम पेपर 1 का एक पार्ट बनाए हैं, ये पेपर 4 का एक पार्ट है। अभी पेपर 1 का दूसरा पार्ट बनाएंगे, पेपर 4 का भी दूसरा पार्ट बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना बीएड में अच्छा मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए, होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।